हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, और इसके साथ हम इसके जो टेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो भी करेंगे। तो हम पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, और ये सजेशन है कि आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था, तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं वो पिछले वीडियो के एक्सप्लेनेशन से काफ़ी मैच करते हैं। इसलिए अगर आप उस वीडियो को देखकर फिर इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं, और आज के वीडियो में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे, जो है पेज नंबर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। तो पेज नंबर 3 पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स में पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, मतलब निम्न में से कौन सा मैटर है। तो इसमें ऑप्शन दिया है चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे चेयर, एयर, आलमंड एंड कोल्ड ड्रिंक आर मैटर्स। तो इसमें जैसे मैंने कुछ ऑप्शन को छोड़ा है, तो उन ऑप्शनों को मैंने किस लिए छोड़ा है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जैसे कि लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम भावनात्मक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं, इसलिए इसे हम मैटर नहीं मानेंगे। और स्मेल एक एहसास है कि हमें महक आ रही है, इसलिए भी इसको हम मैटर की संज्ञा में नहीं रखेंगे। हेट भी एक भावनात्मक संज्ञा है, और थॉट भी सोचना भी एक भावनात्मक संज्ञा है, और कोल्ड भी एक एहसास है, इसलिए इसे भी हम नहीं रखेंगे। और स्मेल ऑफ परफ्यूम जैसा कि स्मेल भी एक एहसास है, उस तरह स्मेल ऑफ परफ्यूम भी एक एहसास है, इसलिए हम इसे मैटर की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, मतलब नीचे जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उसके लिए कारण दीजिए। तो नीचे ऑब्जर्वेशन दे रहा है द स्मेल ऑफ अ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। मतलब इसमें बोल रहा है कि आपको गरम जो खाना होता है, पका हुआ खाना, उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत दूर से ही आ जाती है, लेकिन अगर यही खाना ठंडा हो तो उसकी खुशबू पाने के लिए आपको पास जाना पड़ेगा। ये किस कारण होता है? तो इसके आंसर में हम लिख देंगे द स्मेल ऑफ अ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस सेवरल मीटर्स away as the particles of the hot food have more kinetic energy and hence the rate of diffusion is more than the particles of cold food। तो इसमें कह रहा है कि जो हॉट फूड होता है उसकी खुशबू सेवरल मीटर्स अवे इसलिए आती है क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनके पार मोर काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये मोर काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि वो जो खाना गर्म है, वो जो खाना गर्म है इसलिए उसके पास हीट है, और हीट काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने का काम करती है, इसलिए उसके पास अधिक काइनेटिक एनर्जी होती है। इसलिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ मोर देन द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड। तो यहाँ पे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन का रेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वह एनर्जी है जो पार्टिकल्स को मोशन में लाती है, इसलिए जो डिफ्यूजन का रेट होगा वो भी ज़्यादा होगा। इसलिए जो हीट है वो कोल्ड फूड से हॉट फूड में अधिक होगी, इसलिए डिफ्यूजन का रेट भी हॉट फूड में ज़्यादा होगा। इसलिए जो वो उसकी महक है हॉट फूड की वो कुछ दूरी तक आ जाती है। अब तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, मतलब जो एक तैराक है वो स्विमिंग पूल के वाटर को कट करने में कैसे सक्षम हो पाता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, मतलब किस मैटर की प्रॉपर्टी से यह ऑब्जर्वेशन होता है। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, दिस shows that the particles of matter have intermolecular space and has less force of attraction। मतलब इसमें कह रहा है द डाइवर इज एबल टू कट
थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, मतलब जो तैराक है वो स्विमिंग पूल को वाटर को कट करने के लिए इसलिए सक्षम हो पाता है क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है, इसी वजह से जो वो डाइवर है वो पानी के बीच में जा सकता है। तो यहाँ हम लिख देंगे दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका नाम दिया है, वो जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, मतलब कि वो इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घटेगा, यही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। तो यहाँ पे हमने तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर पूरा कर लिया। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में देख क्या दे रहा है, तो चौथे क्वेश्चन में दे रहा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसमें हमने कई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, लेकिन वो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, उसके पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछ दिया इस क्वेश्चन में वही पूछा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब स्टेट ऑफ मैटर नहीं पूछा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो इसमें हमें मूलतः 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, जिसमें पहला है पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, particles have intermolecular force and particles of matter are moving continuously। ये 3 अगर आप पॉइंट लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि 5वां क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे अब हम पेज नंबर 6 के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और पेज नंबर 6 का पहला क्वेश्चन दे रहा है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो यहाँ पे एक नया टॉपिक आया है डेंसिटी। तो इसमें डेंसिटी से हम क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक सॉलिड है तो उसके 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जितने पार्टिकल्स होंगे उसी को हम डेंसिटी कहेंगे। यहाँ पे डेंसिटी का फार्मूला भी दे रहा है मास एंड वॉल्यूम। यहाँ पे डेंसिटी के बारे में जानने की उतनी आवश्यकता क्यों नहीं है, लेकिन थोड़ा ये है कि 1 यूनिट में जितने पार्टिकल्स होंगे उतने ही इसका डेंसिटी होगा। यहाँ फार्मूला दे दिया है मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें क्वेश्चन दे रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, मतलब बढ़ते हुए डेंसिटी के क्रम में इसको लगाइए। तो यहाँ ऑप्शन दिया है एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चाक, कॉटन एंड आयरन। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे इंक्रीजिंग डेंसिटी, फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑर्डर। तो इधर हो जाएगा एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, कॉटन, वाटर, हनी, चॉक एंड आयरन। तो इसमें एयर जो है वो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज से कम डेंसिटी क्यों रखती है, और सबको तो समझ में आ जाएगा क्योंकि उनको देख के मालूम चलता है कि उनके पास वैसे ही डेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन जो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज है इसमें 2 पार्टिकल्स मैच कर जाते हैं, जैसे कि स्मोक ऑफ फायर होगा उसके पार्टिकल्स मैच करेंगे और एयर का भी पार्टिकल्स मैच करेंगे, इसलिए दोनों पार्टिकल्स मिक्स हो गए उसकी डेंसिटी को बढ़ाएंगे। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ स्टेट्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को टेबल के फॉर्म में निकले के लिखा है। तो हमने यहाँ पे 4 कॉलम बनाए हैं, जिसमें पहला कॉलम कैरेक्टरिस्टिक्स का दे दिया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे शेप एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वॉल्यूम एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, फ्लूइड और रिजिड भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और कंप्रेसिबिलिटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम सबसे पहले सॉलिड में देखते हैं कि ये इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है और कौन सा नहीं रखता है। तो इसका जो शेप है वो फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स हो रहा है क्योंकि जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे ये अपने शेप को चेंज नहीं करेगा। और जो इसका वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड होता है, क्योंकि अगर शेप फिक्स रहेगा तो इसका वॉल्यूम वैसे ही फिक्स्ड रहेगा। और ये रिजिड होता है क्योंकि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, और कंप्रेसिबिलिटी कम होने की वजह से ये रिजिड होता है। और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होगा। और कंप्रेसिबिलिटी अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम है तो नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होने से पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे और इसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी।
अब लिक्विड के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, लिक्विड में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो लिक्विड का जो शेप होता है नॉट फिक्स होता है, क्योंकि हम लिक्विड को वैसे भी देखते हैं जिस कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर का आकार ले लेती है। अब वॉल्यूम में देखेंगे तो इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि ये अगर मान लीजिए एक बर्तन में 1 लीटर है तो दूसरे बर्तन में अगर उसको हम कर दें 2 लीटर नहीं होगा, इसलिए इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ये फ्लूइड है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऐसा है ना कुछ ज़्यादा है ना बहुत कम है, इसलिए इस फ्लूइड है कि आसानी से बह सकती है। और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो लेस देन सॉलिड है बट मोर देन गैस है, इसी वजह से मान लीजिए स्टेबल है, इसी वजह से फ्लो कर पाती है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्टेबल है, इसलिए इसका स्पेस भी स्टेबल कह सकते हैं या मोर देन सॉलिड कह सकते हैं। और ये कंप्रेसिबल इसलिए है क्योंकि ना इसको हायर कंप्रेसिबल कहा जा रहा है ना लेस कंप्रेसिबल कहा जा रहा है, ये एक निश्चित मात्रा तक कंप्रेस हो सकता है, ना बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है ना बहुत कम, एकदम निश्चित मात्रा, इसलिए इसे कंप्रेसिबल कह सकते हैं। अब हम गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो गैस में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है इसका शेप नॉट फिक्स्ड होता है। इसका शेप नॉट फिक्स्ड होता है क्योंकि जिस कंटेनर में रखेंगे, अगर इस गैस को किसी कंटेनर में रख दिए तो अगर कंटेनर कहीं से भी खुला रहेगा तो वो बाहर चली जाएगी और जिस कंटेनर में रखेंगे उसको भी भर देगी। और जो इसका वॉल्यूम होता है वो नॉट फिक्स्ड होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए स्मेल ऑफ परफ्यूम है तो वो अगर एयर में जाके मिलेगी तो उस एयर को भी जो है महकीला बना देगी, जिसके वजह से एयर भी महकने लगेगी। और जो रिजिडिटी है और फ्लूइडिटी है उसमें ये फ्लूइड है, क्योंकि ये भी एक एयर में एक तरीके से तैर रहा है, एयर में एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है, इसलिए फ्लूइड कह सकते हैं। और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत कम होता है, इसीलिए इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये कंप्रेसिबल हाईली कंप्रेसिबल होता है, मतलब जो ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। जैसे देखते हैं कि हमारे घर में जो एलपीजी के सिलेंडर आते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस भरी होती है, जिसे बहुत कम में कंप्रेस करके सिलेंडर में भर दिया जाता है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, तो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। तो इसमें पहला दे रहा है रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फीलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो इसमें सबसे पहले हम रिजिडिटी पे कमेंट करते हैं। तो रिजिडिटी, ये कमेंट करने का मतलब इसमें ये कमेंट करने के लिए कह रहा है कि इससे आप क्या समझते हैं, या डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या फिर अपने मन से भी लिख सकते हैं जो इसे मैच करता हो। तो रिजिडिटी से हम ये समझ सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन और मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। तो इसमें दे रहा है द टेंडेंसी ऑफ द सब्सटेंस। तो टेंडेंसी से हम यहाँ ये समझते हैं कि जो उसकी क्षमता है वो अपने रिटेन और मेंटेन ये है कि अपने शेप को वापस पाने या अपने शेप को बनाए रखने में उसकी कितनी क्षमता है। जब उस पर आउटसाइड फोर्स मतलब कि बाहर से बल लगाया जाए, उसकी कितनी क्षमता है कि वो अपने शेप को बनाए रख सकता है या फिर से पा सकता है, उसे ही हम रिजिडिटी कह सकते हैं। अब दूसरा आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी में हम कह सकते हैं द मैटर हैज़ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो पार्टिकल्स होते हैं एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कह सकते हैं। तो इसमें दे रहा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दिस पार्टिकल्स क्लोजर। और जब हम एक्सटर्नल फोर्स मैटर पे अप्लाई करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास आ जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, और इसी प्रॉपर्टी को हम कंप्रेसिबिलिटी कह सकते हैं। अब अगले पे चलते हैं। अगला हमारा है फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी में दे रहा है द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स। जो टेंडेंसी है पार्टिकल्स की टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, मतलब कि किस तरीके से वो पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं, किसी भी तरीके से फ्लो करें लेकिन उनकी जो फ्लो करने की क्षमता है उसे ही हम फ्लूइडिटी कह सकते हैं। जैसे लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लो, लिक्विड और गैस दोनों फ्लो करता है लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं करता है। और इसमें अगला आता है फॉलोइंग ऑफ गैस, फीलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, मतलब कि एक गैस कंटेनर को भरना। तो गैसेज हैव particles which vibrate randomly in all direction, the gas can fill the container।
मतलब कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत कम होता है। इसकी वजह से वो ऑल डायरेक्शन मतलब हर डायरेक्शन में फ्लो करते रहते हैं और वाइब्रेट करते रहते हैं, इसलिए वो जिस कंटेनर में उसे रखा जाता है वो उसी कंटेनर का रूप ले लेते हैं। अब इसमें अगला आता है शेप। तो शेप इसमें केवल सॉलिड रखेगा, क्योंकि गैस का ना शेप होता है ना लिक्विड का शेप होता है। तो इस पर हम मुख्य रूप से सॉलिड पे फोकस कर सकते हैं। जैसे सॉलिड्स है मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड डेफिनिट शेप। मतलब जो सॉलिड होता है वो मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है, इसीलिए उसका शेप जो होता है वो डेफिनिट होता है। वेयर्स लिक्विड एंड गैसेस टेक द शेप ऑफ कंटेनर। जबकि जो लिक्विड होता है और गैस होता है वो कंटेनर का शेप ले लेता है। और अब इसमें अगला आता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी से हम ये समझते हैं द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी है जो पार्टिकल्स को मोशन में लाती है उसे ही हम काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, जो हीट देने से बढ़ती है और कूल करने से घटती है। अब अगला आ रहा है इसमें टॉपिक डेंसिटी है, जो इसका आखिरी है। और डेंसिटी में कह रहा है इट इज़ डेफिनाइड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि एक यूनिट में जितना पार्टिकल्स होंगे उसे ही डेंसिटी कह सकते हैं। द सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी। और यहाँ एक और टॉपिक ले लीजिए कि गैस हैज़ लोएस्ट डेंसिटी, हैव लोएस्ट डेंसिटी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो गैस है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स जो होते हैं दूर दूर होते हैं। और जो सॉलिड होता है उसमें हाईएस्ट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए उसका जो पार्टिकल्स होते हैं पास पास होते हैं। और जो डेंसिटी है पार्टिकल्स से ही नापी जाती है, इसलिए इसका जो है हाईएस्ट डेंसिटी सॉलिड में और लोएस्ट डेंसिटी गैस में। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दे रहा है गिव रीजंस मतलब कारण दीजिए। तो इसके पहले पार्ट में बोल रहा है अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज़ केप्ट। मतलब गैस जो है वो जिस भी आकार के बर्तन में चाहे किसी भी पाइप में रखी वो उसे पूरी तरीके से फिल कर है। तो इस कारण होता है द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच द कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होता है वो हाई काइनेटिक एनर्जी रखता है। ये हाई काइनेटिक एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उनके बीच में वो कम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने की वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। इसीलिए वो जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो ऑल डायरेक्शन में मूविंग होते हैं। उसके बाद एंड हेंस फिल द वेसल्स कम्प्लीटली इन विच दे आर केप्ट। और इसी कारण जिस भी बर्तन में वो रखे जाते हैं वो उसे पूरी तरीके से भर देते हैं। अब इसके अगले पार्ट में कह रहा है गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। मतलब जो गैस है वो जो वॉल ऑफ कंटेनर है उस पर भी प्रेशर डालती है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी। हाई काइनेटिक एनर्जी के वजह से इसी कारण जो उसके गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, और इसी वाइब्रेशन के कारण जो उसके पार्टिकल्स हैं वो वॉल पे भी प्रेशर डालते हैं। और इसमें दे रहा है दीज मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट मूव एंड हीट द वॉल्स ऑफ कंटेनर देयर बाई एग्जस्टिंग प्रेशर। और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर के वाल पे प्रेशर डालते हैं, हीट करने की वजह से कंटेनर के वाल पे प्रेशर डालते हैं। अब इसके अगले पार्ट पे जाते हैं। अगले पार्ट में क्या दिया है? अब इसके अगले पार्ट में दे रहा है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक लकड़ी के मेज को हम सॉलिड किस कारण कहते हैं? तो इसके आंसर में है द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ अ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर। जो वुडन टेबल का जो पार्टिकल्स होता है वो टाइटली पैक्ड मतलब आपस में एकदम पैक्ड होता है। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। और ये कंप्रेस्ड नहीं हो सकता है मतलब इसे दबाया नहीं जा सकता है।
इट कैन नॉट बी फ्लो, और ये फ्लूइड नहीं है, फ्लो नहीं कर सकता है। ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ द सॉलिड, सो वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सभी सॉलिड जो मैटर होता है वो उसके पास होता है, इसलिए वुडन टेबल को हम सॉलिड के जो है कैटेगरी में रख सकते हैं। अब इसका अगला पार्ट है, वी कैन ईजली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। तो जैसे कि वी कैन ईजली मूव आवर हैंड इन एयर, हम हवा में अपने हाथ को बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन वही अगर हमें अपने हाथ को एक सॉलिड ब्लॉक के आर पार ले जाना हो तो हमें कराटे एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ये किस कारण होता है? तो इसके आंसर में लिख रहा है, वी कैन ईजली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। वी कैन ईजली मूव आवर हैंड इन एयर, हम अपने हाथ को आसानी से हवा में घुमा सकते हैं। बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट, लेकिन यही हमें अगर एक सॉलिड ब्लॉक से आर पार अपने हाथ को करना हो तो हमें कराटे एक्सपर्ट होना पड़ेगा। इट इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैज़ अ लेस फोर्स of attraction between them and a very small external force can separate them and air pass through it। तो इसमें कह रहा है इट इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑफ एयर होते हैं वो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, बिटवीन देम एंड a very small external force can separate them and pass through it। और ये बहुत ही छोटा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा इनके पार्टिकल्स को सेपरेट कर देगा और इनके बीच में से आसानी से गुजर जाएगा। बट इन केस ऑफ सॉलिड, लेकिन सॉलिड के केस में द मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, जिससे द पार्टिकल्स आर टाइटली बाउंड ड्यू टू दिस फोर्स, हेंस लार्जर अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू इट। और जो हेंस दिस अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू इट, then the particle are tightly bound due this force। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के पार्टिकल्स में अधिक होता है और इसी कारण जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं और हमें उन पार्टिकल्स को अलग करने के लिए उस पर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना होता है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स अलग हों, इसलिए हमें एक कराटे एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर पूरा होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन पेज नंबर 9 का है। तो पेज नंबर 9 में पहला क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो इसमें जो टेम्परेचर दिया है वो केल्विन में दिया है। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि जो केल्विन है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए उसमें -273 करना होता है, तो उसे हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला है कि 300 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करिए, तो इसमें हमने -273 किया तो हमें 27 डिग्री सेल्सियस मिल गया। अब दूसरा है 573 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उसमें वो फिर हमने -273 किया तो हमें 300 सेल्सियस मिल गया। अब अगला क्वेश्चन इससे कुछ रिलेटेड है, तो व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस बी 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें 250 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट से ये मतलब है कि वो अभी उस पर बॉयल होगा ना, वो लिक्विड रहेगा ना गैस होगा, मतलब वो लिक्विड से गैस तक जाने का प्रोसेस उस टाइम कर रहा होगा, इसलिए उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसमें पहला है 250 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से 1 सेल्सियस भी ऊपर होगा तो गैस बन जाएगा। तो यहाँ पे 250 डिग्री सेल्सियस है तो गैस में होगा। और दूसरा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ हमने अभी आपको बताया कि ये प्रोसेस कर रहा होगा लिक्विड टू गैस में कन्वर्टन के लिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिक्विड एज वेल एज गैस।
तो इस क्वेश्चन का आंसर अब पूरा हो गया। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में दे रहा है फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो कोई भी सब्सटेंस हो उसका जब हम स्टेट ऑफ मैटर चेंज करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो समान क्यों रहता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर। जो चेंज ऑफ स्टेट है वो किसी भी मैटर का हो, हीट इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस। जो हीट है वो उसे दी जाती है। दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर यूज हीट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब ये कह रहा है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जब हम उसे हीट देते हैं तो वो जब कन्वर्ट होता है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर रहा होता है, तो वो हीट ऑब्जर्व न करके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कम करने के लिए उस हीट का यूज करता है। इसीलिए जो उसका टेम्परेचर होता है वो बढ़ता नहीं है। एट दिस पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। और इसी पीरियड ऑफ टाइम में जो टेम्परेचर होता है वो समान रहता है जबकि हीट हम देते रहते हैं। दिस एक्स्ट्रा हीट इज एक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ हिडन हीट कॉल्ड लेटेंट हीट टू चेंज देयर फॉर्म वन स्टेट। अगले पेज पे हम इसका आंसर पूरा पढ़ेंगे। तो अभी इस पेज का एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। दिस एक्स्ट्रा हीट इज एक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स। और जो ये एक्स्ट्रा हीट हम देते हैं वो मॉलिक्यूल्स में एक्वायर्ड कर ली जाती है, मॉलिक्यूल्स द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है इन द फॉर्म ऑफ हिडन हीट। इन द फॉर्म, ये लेटेंट हीट भी इसे कहते हैं। ये पिछले क्लास में हमने बताया था कि लेटेंट हीट एक ऐसी हीट होती है जो हम हीट देते रहते हैं लेकिन जो जिस मैटर को हीट देते हैं वो मैटर का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, उसे ही हम लेटेंट हीट कह सकते हैं। तो ये लेटेंट हीट चेंज ऑफ स्टेट होता है उसी टाइम होता है। तो इसमें दे रहा है कि latent heat to change from one state of matter to other state। तो जो वन स्टेट ऑफ मैटर होता है उसका अदर स्टेट में चेंज करने के लिए वो जो मैटर होता है वो लेटेंट हीट का प्रयोग करता है। इसमें अगला क्वेश्चन दे रहा है सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैस। तो यहाँ पे दे रहा है एटमॉस्फेरिक गैस, जो हमारे आसपास गैस है उसको अगर हम लिक्विफाइड करना चाहें तो हम कौन सा एक नॉर्मल प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें आंसर पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इंजेक्शन है। तो इंजेक्शन का जो नीडल है उसको निकाल दीजिए और उसके नीडल की जगह एक चोर्क लगा दीजिए यानी रबड़ का टुकड़ा लगा दीजिए। और जो उसकी पिस्टन है, सबसे पहले रबड़ का टुकड़ा लगाने के बाद उसे फ्रीजर में रख दीजिए कुछ देर के लिए। फ्रीजर में रखने के बाद मान लीजिए 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखें। उसके बाद उसे निकालिए और निकालने के तुरंत बाद उसके अगर पिस्टन को और चोक दोनों साइड से पकड़ के अगर पिस्टन को दबाएंगे तो आपको अंदर या तो लिक्विड मिलेगा या उस बुलबुले में जो उसकी बूंदें होंगी लिक्विड की वो मिल सकती हैं। इस प्रोसेस से हम एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं। तो यहाँ आंसर अब पढ़ते हैं। तो आंसर में दिया है द एटमॉस्फेरिक गैसेज आर टेकन इन अ सिलेंडर विथ पिस्टन fitted on it by cooling and applying pressure on them the gases can be liquefied। मतलब द स्मॉल एटमॉस्फेरिक गैस आर टेकन इन अ सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर में वही पिस्टन में हम अगर एटमॉस्फेरिक गैस को ले लें विथ पिस्टन फिटेड ऑन इट, मतलब जो पिस्टन है वो उसमें लगी हुई हो, बाई कूलिंग एंड अप्लाइंग प्रेशर ऑन देम, और उसे ठंडा करके अगर हम पिस्टन को दबाएंगे तो उससे प्रेशर जाएगा। दिस गैस कैन बी लिक्विफाइड, और ये गैस लिक्विफाइड हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है पेज नंबर 10 से। तो पेज नंबर 10 का पहला क्वेश्चन दे रहा है वाई डज अ डेजर्ट कूलर बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। मतलब जो कूलर है वो गर्मी के दिन में क्यों इतना ठंडा करता है। तो इसके आंसर में लिखेंगे द आउटर वॉल्स ऑफ अ कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय द वाटर कंटिन्यूसली, दिस वाटर इवेपोरेटेड ड्यू टू द हॉट ड्राई वेदर। तो जो आप देखे होंगे कि जो कूलर का वाल होता है वो घास, जो सूखी घास होती है उस वाल पे लगाया गया रहता है और उस पर जो होता है लगातार पानी का छिड़काव होता है, और यही छिड़काव जब होता है तो उस पर हीट पड़ती है। हीट पड़ने से इवेपोरेशन होता है, और हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इवेपोरेशन काजेस
कूलिंग। तो जब इवेपरेशन काजेस कूलिंग ऑफ इनसाइड एयर ऑफ कूलर, दिस कूल एयर इज सेंट इन द रूम बाय द फैन। और जब इवेपरेशन होगा तो वो कूल करेगा, और कूल करेगा तो कूलिंग से उसके आसपास की जो हवा होगी वो भी ठंडी हो जाएगी, और इसी ठंडी हवा को जो कूलर का फ़ैन होगा वो खींच के कमरे में भेजेगा, और जब कमरे में भेजेगा तो वो जो हवा होगी आसपास वो भी ठंडी हो जाएगी, और इसी कारण जो कमरा है वो ठंडा हो जाएगा। अब इसके अगले क्वेश्चन में दे रहा है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थेन पॉट। अर्थेन पॉट से यहाँ बोल रहा है मटका, तो बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो जब हम वाटर को मटके में रखते हैं गर्मियों के दिनों में तब भी वो ठंडा रहता है या ठंडा हो जाता है। तो इसके आंसर में लिखेंगे द अर्थेन पॉट इज़ पोरस विथ लॉट ऑफ पोर्स ऑन इट। मतलब जो अर्थेन पार्ट का अगर वाल को हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसके वाल पे छोटे छोटे छेद बने मिलेंगे हमको। तो द वाटर ओजेस आउट थ्रू दिस पोर्स एंड द वाटर गेट्स इवेपरेटेड। इसीलिए जो वाटर होता है उसके छोटे छोटे पोर्स से बाहर आता है, बहुत कम मात्रा में आता है, और यही इवेपरेशन से कूल होता है। तो यहाँ दे रहा है इवेपरेटेड एट द सरफेस ऑफ द पॉट्स देयर बाई काजेज कूलिंग इफेक्ट। और यही इवेपरेशन से उसका जो वाल होता है वो कूल होता है। दिस मेक्स द पॉट कोल्ड एंड द वाटर इनसाइड द पॉट कूल्स बाई दिस प्रोसेस। और इसी प्रोसेस के कारण जो होता है पॉट होता है वो ठंडा हो जाता है और पानी को भी ठंडा कर देता है। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें दे रहा है, वाई डज आवर पाल्म फील कूल व्हेन वी पुट सम एक्टॉन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। तो यहाँ एक्टॉन से मतलब है जो नेल रिमूवर। नेल रिमूवर मतलब कि जो नेल पे हम पॉलिश लगाते हैं उस पे अगर नेल पॉलिश पे अगर हम एक्टॉन लगाएंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। तो यही दे रहा है कि अगर हम वही पेट्रोल को, परफ्यूम को या एक्टॉन को अपने हाथ पे लगाएं तो वो ठंडक का एहसास हमें कराते हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे एक्टॉन, पेट्रोल और परफ्यूम इवेपरेट व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विथ एयर। मतलब जो एक्टॉन होगा, पेट्रोल होगा और परफ्यूम होगा, जैसे ही हवा के संपर्क में आएंगे वो अपना इवेपरेशन शुरू कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक्टॉन, पेट्रोल और परफ्यूम है वो एयर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होते हैं, इसलिए वो तुरंत इवेपरेशन शुरू कर देते हैं। दिस इवेपरेशन काजेस कूलिंग सेंसेशन इन आवर हैंड्स। और यही इवेपरेशन हमें ठंडक का एहसास कराएंगे। अब चौथा क्वेश्चन इसमें दे रहा है, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर अ सकर रादर देन कप। तो इसमें कह रहा है कि हम एक कप से तेज़ी से चाय पी सकते हैं, लेकिन अगर हम उसी चाय को प्लेट से पिए तो उतनी तेज़ी से नहीं पी सकते हैं। ये किस कारण होता है? तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं, टी इन अ सकर हैज़ लार्ज सरफेस एरिया देन इन अ कप। मतलब यहाँ दे रहा है टी इन अ शकर हैज़ लार्ज सरफेस एरिया देन इन अ कप। जो शकर होगा या प्लेट होगा उसमें अगर हम टी को रखेंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जब कप में रखेंगे तो उसका सरफेस एरिया घटेगा। दिस रेट ऑफ इवेपरेशन इज़ फास्टर विथ इंक्रीज सरफेस एरिया। तो यह हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो इवेपरेशन का रेट होता है वो सरफेस एरिया पे निर्भर करता है, न कि टेम्परेचर पे। क्योंकि ठंडी के मौसम में भी कपड़े सूखते हैं लेकिन देर से सूखते हैं, और गर्मी में जल्दी सूखते हैं। और यहीं अगर सरफेस एरिया बड़ा रहेगा तो रेट ऑफ इवेपरेशन अधिक होगा, क्योंकि हीट जो होगी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी उस मैटर के सरफेस के द्वारा। तो यहाँ पे जो शॉकर का एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, इसीलिए इवेपरेशन तेज़ी से होगा, और जितनी तेज़ी से इवेपरेशन होगा उतनी तेज़ी से ही कूलिंग होगा। तो यहाँ आगे आंसर में दे रहा है, द कूलिंग ऑफ टी इन अ शॉकर टेक्स प्लेस सूनर देन इन अ कप। इसी कारण जो प्लेट होगा उसमें टी जल्दी ठंडी होगी और कप में थोड़ी देर में ठंडी होगी। हेंस वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ शॉकर रेदर देन अ कप। इसी कारण हम प्लेट से जो गर्म चाय हो चाहे मिल्क हो उसे जल्दी पी सकते हैं कप की अपेक्षा। अब इसमें पांचवा क्वेश्चन दे रहा है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर। हम गर्मियों में किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं जिससे हमें आराम मिले? तो आंसर में लिखेंगे, वी शुड वियर लाइट कलर्ड
कॉटन क्लॉथ इन समर, हम हल्के रंग के, जैसे सफ़ेद रंग हुआ, लाल रंग हुआ, नीला रंग हुआ, ऐसे हल्के रंग के कपड़े पहने गर्मियों में। और जो कॉटन के क्लॉथ हों, यानी कि जो क्लॉथ हों जो कॉटन से बने हों, उसे हम पहने तो वो हमारे गर्मियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। ऐसा क्यों होता है? इसमें आंसर में आगे दे रहा है, लाइट कलर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट हीट। यहाँ पे एक टॉपिक है, रिफ्लेक्ट हीट बाय लाइट कलर्स मोर, बिकॉज जो लाइट कलर होता है वो हीट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वो जो लाइट कलर होता है उसकी एब्जॉर्वेशन की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लास 10th में हम पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे हम इतना जानते हैं कि जो हॉट जो होता है, हॉट समर होता है, उस टाइम अगर हम डार्क कलर के कपड़े पहने तो वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और लाइट कलर के कपड़े पहने तो वो हीट कम एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए जो लाइट कलर के कपड़े होंगे वो हमें ज़्यादा देर तक ठंडक दे पाएंगे। अब इसमें आंसर में आगे दे रहा है, कॉटन क्लोथ्स बिकॉज इट हैज़ पोर्स इन इट। जब आपने कभी भी कॉटन क्लोथ्स को थोड़ा नज़दीक से देखा होगा तो आपने देखा होगा उसमें थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे छेद होते हैं। इसी कारण वो जो होता है स्वेट को जल्दी सोख लेता है, विच एब्जॉर्ब स्वेट एंड अलाउ द इवेपरेट फास्टर देयर बाय गिविंग कूलिंग इफेक्ट। और इसी कारण वो जो है एब्जॉर्बेशन रेट जो होता है उसका कॉटन क्लॉथ का वो अधिक होता है, और जब एब्जॉर्बेशन रेट अधिक होता है तो जो कॉटन क्लॉथ का सरफेस होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन तेज़ी से होगा और वो हमें कूलिंग देगा। यहाँ पे आंसर पूरा होता है। तो इसी के साथ जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पूरे हैं यहाँ पे। अब हमारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन शुरू होगा, तो चलिए देखते हैं कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में क्या दिया है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में जो है हमारा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है वो चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दिया है उसे हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन कहते हैं, और जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दिया है उसे हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। तो चलिए टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन किस तरह पढ़ते हैं कि टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में क्या दिया है। तो यहाँ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दे रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। मतलब नीचे दिए हुए टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में बदलिए। तो ये हमने पहले भी एक बार कर चुका है, तो इस क्वेश्चन में केवल केल्विन का मात्रा थोड़ा इधर दे दिया है, तो देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे पहला दिया है 293 केल्विन को बदलिए। तो 293 केल्विन में से हम 273 को घटाएंगे तो वहाँ हमें 20 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। यहाँ 470 केल्विन दिया है, तो यहाँ पे 273 घटाएंगे तो हमें 197 सेल्सियस मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। तो यहाँ पे हमें 273 अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो हमें केल्विन मिल जाएगा। तो देखते हैं 273 जोड़ते हैं, तो यहाँ पे पहले दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 जोड़ते हैं तो हमें 298 केल्विन मिल जाता है। और यहीं पे हमें दिया है 373 डिग्री सेल्सियस, और इसमें अगर हम 273 जोड़ते हैं तो हमें 646 केल्विन मिल जाता है। तो यहाँ याद रखिएगा, हमें हमेशा प्लस 273 करना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दे रहा है, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। मतलब जो नीचे ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उसके लिए कारण दीजिए। तो पहला ऑब्जर्वेशन दे रहा है, नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। मतलब जो नेफ्थलीन बाल जो कपड़े के बीच में रखी जाती है कि उसमें कीड़े न लगें, उस बाल के बारे में बात कर रहा है। अगर उसे सॉलिड के पास न भी रखा जाए तो वो डिसअपियर हो जाती है कुछ टाइम के बाद। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर में लिखेंगे, नेफ्थलीन्स बॉल डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड बिकॉज नेफ्थलीन बॉल सबली एंड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर स्टेट विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। मतलब यहाँ दे रहा है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। मतलब नेफ्थलीन बॉल जो है वो कुछ टाइम के बाद अपने आप डिसअपियर हो जाती है बिना सॉलिड के पास रखे हुए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो डायरेक्ट गैस में चेंज होती है, बिना लिक्विडिफाइड स्टेट में चेंज हुए डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में चेंज होती है। इसलिए यह कुछ समय के बाद बिना सॉलिड के पास रखे हुए ही वो डिसअपियर हो जाती है। अब अगले पार्ट में देखते हैं। अगले पार्ट में क्या रहा है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सेवरल मीटर्स अवे।
यहीं पे क्वेश्चन आ गया, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम। जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है वो हम सेवरल मीटर्स अवे से कैसे सूंघ सकते हैं? तो इसके आंसर में हम लिख देंगे, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज परफ्यूम कंटेंट volatile solvent and diffuse faster and can reach people sitting several meters away। volatile solvent में हम ये समझ सकते हैं कि जो उसके अंदर सॉल्वेंट होता है वो हाईली रिएक्टर होता है एयर से, जिसकी वजह से वो थोड़ा भी हीट पाता है तो हाईली काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है, इसीलिए वो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा दूर तक मूव करते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम sitting several meters away because perfume content violately solvent। हम दूर भी बैठे हो तब भी हम स्मेल इसलिए पा सकते हैं क्योंकि वो वायलेटली सॉल्वेंट लिए रहता है, और वायलेटली सॉल्वेंट लेने की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वो तेज़ी से डिफ्यूज होता है एंड दूर बैठे आदमी के पास भी चला जाता है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो इसमें दे रहा है बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे इसको काटते हुए यहाँ पे सही से लिख लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले रहेगा वाटर, उसके बाद रहेगा ऑक्सीजन, उसके बाद रहेगा शुगर। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है और ऑक्सीजन गैस स्टेट में है, इसीलिए ऑक्सीजन के पास डेंसिटी कम होगी और वाटर के पास डेंसिटी ज़्यादा होगी। शुगर सबसे लास्ट में इसलिए है क्योंकि उसके पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, शुगर के पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, इसीलिए उसकी डेंसिटी कम है। अब इसमें पांचवा क्वेश्चन दे रहा है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। जैसे पहला दे रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो 25 डिग्री सेल्सियस होगा उस पे वाटर लिक्विड स्टेट पे होगा, क्योंकि जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए वो लिक्विड स्टेट पे होगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस स्टेट पे होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस स्टेट पे होगा। लेकिन मैंने पहले बताया कि लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट 100 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है, इसे कह सकते हैं दोनों। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कितना होगा तो आपको गैस स्टेट कहना है, ना कि लिक्विड स्टेट, क्योंकि इसे मान लिया जाता है कि ये प्रोसेस पे है तो इसका प्रोसेस पूरा ही हो जाएगा और एक गैस स्टेट में बदल जाएगा। अब इसमें छठवां क्वेश्चन आता है, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई। कोई 2 उदाहरण दीजिए इसे जस्टिफाई। रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, जो वाटर होता है रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड क्यों होता है? तो इसके आंसर में लिखेंगे, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे रूम का टेम्परेचर होता है अमूमन यही 20 डिग्री सेल्सियस, जब एसी चलाएंगे तो हो जाएगा, या तो 30 डिग्री सेल्सियस होगा, या गर्मी के दिन में अधिक से अधिक पहुंच जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए जो वाटर है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पे होता है। अब अगला दे रहा है, एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयरन अलमीरा है वो उसका जो रूम टेम्परेचर है उस पर वो सॉलिड में क्यों रहता है? तो इसमें वही प्रॉपर्टी लगेगी, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज हायर देन रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट अपने जानकारी के लिख लीजिए, मेटल का जो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है मेटल का मेल्टिंग पॉइंट। तो इसीलिए जो रूम टेम्परेचर नॉर्मल रहता है इसीलिए वो आयरन अलमीरा सॉलिड के रूप में रह पाती है। अब अगला क्वेश्चन इसमें दे रहा है, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो इसमें दे रहा है, वाई इज आइस एट 273 केल्विन, मतलब जो केल्विन में होता है मोर इफेक्टिव कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जो वाटर है अगर वही इसी सेम टेम्परेचर पे रहे, लेकिन आइस इसी सेम टेम्परेचर पे रहे और वाटर भी इसी सेम टेम्परेचर पे रहे, इन दोनों में आइस ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होता है? तो इसके आंसर में लिखेंगे,
ice at 273 Kelvin which absorb heat energy or latent heat from the medium to overcome the fusion to become water। मतलब जो आइस है वो इस टेम्परेचर पे वाटर बिकम करने के लिए हीट जो है लेगा, इसीलिए ये जो है मोर इफेक्टिव होगा। हेंस द कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस इज मोर देन द वाटर एट सेम टेम्परेचर बिकॉज वाटर डज नॉट ऑब्जर्व द एक्स्ट्रा हीट फॉर द मीडियम। और वहीं वाटर जो है पहले ही लिक्विड स्टेट पे है तो उसे उतना हीट नहीं चाहिए कि वो गैस में बदल जाए, इसीलिए उसे जो है आइस ज़्यादा इफेक्टिव होगा वाटर की अपेक्षा। अब इसमें अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दे रहा है। तो अगला क्वेश्चन दे रहा है व्हाट प्रोड्यूस मोर सर्व्स बम्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो इसमें दे रहा है व्हाट प्रोड्यूस मोर सर्व्स बम, जो वो वाटर उबालते समय जो बुलबुले आते हैं उसे अगर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे वाटर की स्टीम में। तो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सर्फ बम्स एज एक्स्ट्रा हीट इज हिडन इट कॉल्ड लेटेंट हीट वेयर्स द बॉइलिंग वाटर डज नॉट हैव हिडन हीट। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम वाटर को कर दें तो उसमें अधिक बुलबुले उठने लगेंगे, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद उसके पास लेटेंट हीट रखने की क्षमता ही ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए उसके पास जो है अधिक बुलबुले उठने लगेंगे और गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आखिरी क्वेश्चन आता है, नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम सो चेंज इन द स्टेट। तो यहाँ पे एक दिया है इंक्रीज हीट डिक्रीज प्रेशर, यहाँ पे एरो लगाया है कि इस तरह हमें दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ए को हम दर्शाते हैं, तो सॉलिड और लिक्विड, तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज को हम ए से दर्शाए हैं, तो हम इसे मेल्टिंग और फ्यूजन कर सकते हैं। लेकिन हमने पिछले वीडियो में तो केवल इसे हमने वो मेल्टिंग कहा था, तो ये किस कारण यहाँ पे फ्यूजन है तो इसे हम आगे अभी देखेंगे। और ये लिक्विड और गैस को बी से हम किए हैं तो इसे वेपराइजेशन कह सकते हैं। अब यहाँ पे लिक्विड टू सॉलिड आ रहा है तो हम इसे सी से किए हैं तो इसे हम फ्रीजिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक और कुछ दिया है तो उसे भी देखेंगे। तो फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन एनसीईआरटी में दिया है तो इसे सॉलिडिफिकेशन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगला दे रहा है गैस टू लिक्विड, जो डी से दर्शाया गया है उसे हम कंडेंसेशन कर सकते हैं। और ई यहाँ पे ऊपर है जो यहाँ दिखाया जा रहा है कि सॉलिड, यहाँ पे एरो बना लीजिएगा, सॉलिड टू गैस, इसे हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड टू गैस को हम कर सकते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए, लिक्विड स्टेट न ले, उसे हम सब्लिमेशन कर सकते हैं। और यही गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड में, यहाँ भी एरो बना लीजिएगा सॉलिड के पास, तो उसे हम कर सकते हैं सॉलिडिफिकेशन और डेपोजिशन। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसे फ्यूजन और ये गैस, माफ़ कीजिए, लिक्विड टू सॉलिड को सॉलिडिफिकेशन और गैस टू सॉलिड को डेपोजिशन क्यों कहा जाता है। तो यहाँ एनसीईआरटी का डायग्राम हमने आपके लिए जो है यहाँ पे दे रहा है कि सॉलिड टू लिक्विड स्टेट को हम फ्यूजन कर सकते हैं और लिक्विड टू गैस स्टेट को वेपोराइजेशन कर सकते हैं, और वहीं गैस टू सॉलिड स्टेट को डेपोजिशन कर सकते हैं। वही हमने पहले के चैप्टरों में बताया था कि गैस टू सॉलिड को सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। यहाँ पे दोनों नाम हो सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में डेपोजिशन का है और इसका एक अलग नाम भी है सॉलिडिफिकेशन, तो यहाँ पे दोनों नाम काम कर सकते हैं। और यहीं पे अगर हम उल्टा प्रोसेस कर दें, सॉलिड टू गैस को हम सब्लिमेशन कर सकते हैं और गैस टू लिक्विड को वेपराइजेशन कर सकते हैं और लिक्विड टू सॉलिड को सॉलिडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन लिक्विड टू सॉलिड को कहा जा रहा है, जबकि हमने गैस टू सॉलिड को सॉलिडिफिकेशन बताया था। तो इसमें ये एक कॉमन पॉइंट है कि लिक्विड टू सॉलिड, ये दोनों लिक्विड टू सॉलिड मतलब सॉलिड में ही चेंज हो रहे हैं, इसीलिए किसी भी स्टेट सॉलिड में चेंज हो उसे सॉलिडिफिकेशन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आके हमारा ये चैप्टर फुली कंप्लीटेड हो जाता है। अगर आपको
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, आप हम इस वीडियो और पीछे के वीडियो को पूरा देखें तो आपको इस चैप्टर में एक भी डाउट नहीं बच जाएगा। और आपको अगर ये PDF जो हैंड रिटन नोट्स और क्वेश्चन आंसर है चाहिए तो आप पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें तो मैं नोट्स और क्वेश्चन आंसर दोनों के PDF का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।